हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर ब्रिलियंट एकेडमी 1993। मेरा नाम है वकास खान, जहां पर मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। आज जो हम एक चैप्टर ले रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन समतल सतहों पर। तो इसमें क्या है कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश जिन माध्यमों में चल सकता है उन माध्यमों को हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, जिन मीडियम्स के अंदर प्रकाश चल सकता है। तो कुछ ऐसे जैसे कि हवा है, उसमें भी प्रकाश चलता है, फिर पानी है, उसके अंदर भी प्रकाश चलता है, जल है, इसमें भी प्रकाश चल सकता है। तो अलग अलग ऐसे मीडियम जिनके अंदर प्रकाश चल सकता है, तो उनमें अलग अलग चाल होती है प्रकाश की। तो हम जो प्रकाश की स्टैंडर्ड चाल मानते हैं, तो वो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल मानते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, उसको प्रकाश की चाल को हम c से दिखाते हैं। c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये जो चाल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वायु है ना, यानी कि एयर, और फिर मैंने आपको बताया कि वाटर यानी कि जल, और फिर मैंने आपको बताया कांच। तो इन सब में प्रकाश चल सकता है, ठीक है। तो जितनी चाल हम निर्वात के अंदर यानी कि वैक्यूम के अंदर मानते हैं प्रकाश की चाल, निर्वात क्या होता है कि जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता, तो वहां पर जो प्रकाश की चाल है ये सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा चाल किसी चीज की नहीं होती। तो जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब जो अगर मान लीजिए वायु के अंदर चलेगी तो उसमें स्पीड कुछ उसकी कम हो जाएगी, प्रकाश की चाल वायु के अंदर कुछ कम हो जाएगी। मगर क्या है कि हम वायु में भी लगभग लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही मानते हैं, क्योंकि वायु जमीन से जो है कुछ ऊंचाई पे ही थोड़ी दूर तक ही है। तो इस वजह से क्या है कि निर्वात में जितना स्पेस कवर करके आ रही है प्रकाश, तो उसके कंपेयर में वायु जो है वो थोड़ी सी है। तो हम वायु और निर्वात में दोनों जगह पर यही चाल मानते हैं। तो c की वैल्यू जो है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये वायु के अंदर। अब जल में जो होगी वो इससे कुछ कम हो जाएगी, तो हम उसको क्या है कि उसको v से डिनोट कर देते हैं, कुछ कम हो जाएगी। फिर कांच के अंदर उससे और कम हो जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा रेफरेंस, जैसे जल है ये, तो स्पीड को हम वाटर यहाँ w बना दिया मैंने, ठीक है ना, वाटर में स्पीड। और कांच की अगर बात करें हम, तो कांच में ये गिलास के अंदर स्पीड आ जाएगी। तो ये सिंबल्स हम जो है यूज कर लेते हैं। तो इनमें जल के अंदर जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कुछ कम होगी, और कांच के अंदर जो है प्रकाश की चाल वो भी कुछ कम होगी। तो वो उसके हमारे पास फार्मूले हैं। जैसे हमें किसी भी मीडियम के अंदर निकालना होता है, किसी भी मीडियम के अंदर निकालना है हमें, चाहे वायु जल में या कांच में, इस तरह से, या प्लास्टिक इस तरीके का जो हो जिसके अंदर लाइट चल सकती है। तो जिस मीडियम के अंदर भी हमें चाल निकालनी होती है, तो हम क्या काम करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं, v = c/n। ये एक फार्मूला है बहुत आसान सा। तो v क्या चीज होती है और c क्या है और n क्या है, ये हम v वो चाल है जो किसी मीडियम के अंदर निकालनी है। जैसे मान लीजिए जल के अंदर निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो हम क्या काम करेंगे कि जल के अंदर प्रकाश की चाल v = ये आ जाएगी। हमें अगर w लिखना है
तो यहां लिख देंगे कि जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। और ये सी क्या आ गई, सी आ गया हमारे पास 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। और ये एन क्या चीज कहलाती है, एन कहलाता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो ना एक नंबर होता है, ये जो है अपवर्तनांक, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ये एक नंबर होता है। और ये नंबर क्या है, उस मीडियम का नंबर है जिससे वो चीज बनी हुई है। मान लीजिए जैसे कांच है, तो कांच जो है, जो बना हुआ है कांच, उस कांच का अपना एक नंबर होता है, यानी कि एक अपवर्तनांक होता है, जिससे कि उसमें लाइट जाएगी। वो तो कितनी लाइट जाने देता है अपने अंदर से, तो उस नंबर से हमें अपवर्तनांक से पता चलता है। तो जल का भी अपना एक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, वायु के अपवर्तनांक को हम 1 मानते हैं। वायु की यानी कि एयर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, AIR एयर, तो हम इसका अपवर्तनांक तो मानते हैं 1। तो अगर हम यहाँ लिखें n बराबर 1, और जल के लिए हमारे पास जो है 1.33 के आसपास लगभग रहता है। कांच के लिए जो है वो हमारे पास 1.5 आमतौर पर रहता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसको समझते हैं उसको, है ना। मान लीजिए हमारे पास जब लाइट, एक मिनट सुनिए, देखिए ये हमारे पास एक लाइन मैंने एक सरफेस बना दी, और यहां पर ये है मीडियम 1, और ये हमारे पास आ गया मीडियम 2। तो क्या होता है कि इस वाली लाइन से, इस सरफेस से इस साइड में, ऊपर की साइड में तो है मीडियम 1, और इस लाइन के एकदम नीचे जो है वो है मीडियम 2। तो होता क्या है कि मान लीजिए प्रकाश की जो एक किरण ली हमने, वो प्रकाश की किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, क्या होगा, जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो जो उसका रास्ता था, जो उसका पाथ था, उस पाथ से वो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि कुछ हट जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारे पास ये लाइट आ रही थी, एक प्रकाश की किरण आ रही थी, और इसको सीधा जाना चाहिए था, देखिए ये प्रकाश की किरण, ये इसे मैंने लिख दिया श्वेत किरण। ये प्रकाश की एक किरण है, इसको मैंने तीर से दिखा दिया, और ये इस पॉइंट पर, इंसिडेंट पॉइंट पर, जो ये आपतन बिंदु कहलाता है, जहां पर ये पड़ेगी, जहां टकराएगी, उस पॉइंट को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु से ये सीधी निकल जानी चाहिए थी, मगर सीधी नहीं निकलेगी, क्योंकि ये मीडियम कुछ अलग है और ये वाला मीडियम अलग है। तो हर मीडियम के अंदर प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है। तो होता क्या है कि जब यहां, अगर मान लीजिए ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, इसको डेंस मीडियम बोलते हैं, है ना। और ये वाला जो है रेयर माध्यम, यानी कि विरल माध्यम, विरल माध्यम, रेयर मीडियम। रेयर में क्या है, रेयर माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में, जैसे ये विरल है, विरल माध्यम, यानी कि रेयर मीडियम, रेयर मीडियम के अंदर क्या होता है कि जो जिस मटेरियल से ये वाला मीडियम हमारे पास बना हुआ है, जिस भी मटेरियल से ये बना हुआ है, उस मटेरियल के पार्टिकल्स अगर दूर दूर हैं, उसके कण जो है वो दूर दूर हैं, तो क्या हो जाएगा, ये विरल माध्यम हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं हवा है, वायु, तो वायु के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। कंपेयर में किसकी, कंपेयर में
जल की कंपेयर में, कांच की कंपेयर में जो है वायु के जो कण हैं वो थोड़ा मतलब काफी दूर दूर होते हैं। तो ये वायु जो है वो विरल माध्यम हो गई और जल के जो कण हैं वो पास पास हैं, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि ये सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। और कांच के जो कण होंगे वो और भी पास पास हो जाएंगे। तो जितनी पास पास हो जाएंगे वो और ज्यादा सघन हो जाएगा, है ना। ये भी सघन माध्यम है। तो आप समझ सकते हैं कि हवा जो है, एयर जो है हमारे पास, ये एयर, एयर तो हो गया विरल माध्यम, और एयर से ज्यादा जो सघन है वो मान लीजिए आप जल, और जल से भी ज्यादा सघन जो है वो कांच आ गया, है ना, कांच। तो ये अलग अलग तरीके के माध्यम के बारे में हमने बात करी। तो होता क्या है, अब मुद्दे की बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो लाइट की किरण जैसे ये पड़ी इस पॉइंट के ऊपर, इंसिडेंट पॉइंट पर, तो ये सीधी जानी चाहिए थी, मगर ये सीधी नहीं जाती। ये क्या है कि ये जो अभिलंब है, इसका नाम है हमारे पास अभिलंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर इस वाले मीडियम में भी है और ये परपेंडिकुलर हमने दूसरे मीडियम के अंदर भी कर रखा है। तो ये जो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी इस पॉइंट पर, तो ये सीधी ना जा करके थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये झुक गई, ये अभिलंब की ओर को झुक गई। तो ये वाली जो प्रकाश की किरण थी, श्वेत प्रकाश की किरण, इसे बोलते हैं हम आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो दूसरे मीडियम के अंदर गई, ये हमारे पास दूसरा मीडियम आ गया सघन वाला, ये हो गई हमारे पास अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब इसको इंग्लिश में जो है इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये वाली जो है इंसिडेंट रे हो गई, और ये हो गई हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो ये जो मुड़ी, इस वाले कोण को हम यहां से लेकर के यहां तक का जो है, इस कोण को हम बोलते हैं आई। और ये जो हमारे पास अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना, इसको बोलते हैं हम आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको अपवर्तन कोण, इसको आपतन कोण, ठीक है। तो पहले आपतन कोण आया आई, और ये हमारे पास अपवर्तन कोण आया। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे ये माध्यम हमारे पास बना हुआ है एक माध्यम, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मूल मार्ग से, जो इसका ओरिजिनल पाथ था, जो मूल मार्ग था इसका, सीधा ये वाला सीधा रास्ता था, उस मूल मार्ग से जो है वो कुछ विचलित हो जाती है, यानी कि कुछ मुड़ जाती है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोबारा से बात समझिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो पहले तो सीधी जा रही थी, और सीधी जाती, इसलिए डॉट 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 हमने जो लाइन से दिखाया है, तो सीधी जाने के लिए बनाया था कि सीधी जाती, मगर सीधी जाएगी नहीं। ये क्या हो जाएगा कि अपने मूल मार्ग ये था इसका, तो जो ओरिजिनल इसका पाथ था, उस ओरिजिनल पाथ से ये जो है क्या हो गई, मुड़ गई। मुड़ी किधर को, ये मुड़ी है अभिलंब की ओर को। आप देख सकते हैं कि अभिलंब की ओर को मुड़ गई। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम जो है इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारी, वो प्रिज्म से जुड़ी हुई बात है। तो हमें क्या काम करना है कि एक प्रिज्म क्या चीज होती है, इसको समझना है कि भाई प्रिज्म क्या है। फिर प्रिज्म के ऊपर एक इसका एक फार्मूला है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2 होता है।
तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये मैंने बनाया प्रिज्म। अब प्रिज्म को हम ये दिखाते हैं आपको कि प्रिज्म किस टाइप का होता है और प्रिज्म का काम क्या है। तो ये देखिए, ये कांच का एक प्रिज्म है। प्रिज्म प्लास्टिक का भी बन सकता है, कांच का भी बन सकता है, ठीक है। तो मेरे पास जो ये प्रिज्म है ये कांच का है। तो इसमें क्या है कि एक सरफेस तो ये है बिल्कुल समतल, इस तरीके से आप देख रहे हैं, और एक सरफेस जो है वो इस तरीके से ये रही, ठीक है। और हमने क्या करा कि इस सरफेस को यानी कि इस वाले पृष्ठ को इस वाले पृष्ठ के साथ किसी एंगल के ऊपर, आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो एंगल बना हुआ है, ठीक है ना, तो इस एंगल के ऊपर इनको बना दिया और ये पूरा कांच का बना हुआ है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो आकृति बनाई गई है इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। तो इस आकृति का काम क्या होता है कि इसमें जब सफेद प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश, इंग्लिश में व्हाइट लाइट बोलते हैं, तो जब व्हाइट लाइट जो है इसकी एक सरफेस पे पड़ती है तो वो जब बाहर निकलेगी तो वो 7 रंग की बन जाती है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म की एक सरफेस पर पड़ता है तो दूसरी सरफेस से जब निकलता है, जब कभी अभी आप देख लेना, तो क्या होता है कि ये 7 कलर का हो जाता है, 7 कलर्स का हो जाता है। जैसे आपने बारिश के दिनों में रेनबो भी देखा होगा, 7 कलर्स होते हैं इसमें। तो इस वाली जो चीज को, जो 7 कलर में जो ये बन गई, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। तो प्रिज्म से जो है प्रकाश का डिस्पर्जन हो गया, यानी कि वर्ण का विक्षेपण हो गया, वर्ण कहते हैं रंग को। तो रंग जो है वो बिखर गए। तो यहां पर हमारे पास श्वेत प्रकाश था, श्वेत प्रकाश जो है जब प्रिज्म के अंदर से गया तो क्या हुआ कि ये 7 कलर के अंदर डिवाइड हो गया। 7 कलर्स आप जानते हैं, बहुत ही मशहूर बात है, बहुत ही फेमस बात है कि इसे हम इंग्लिश के जो लेटर हैं वी, और ये पूरा एक वर्ड बन जाता है विबग्योर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते। तो इसे विबग्योर के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो वायलेट वाला जो कलर होता है वर्ण, वो सबसे नीचे होता है, और जो रेड कलर होता है वो सबसे ऊपर होता है। रेड कलर तो यहाँ पे आ जाएगा और ये वायलेट कलर यहाँ हो जाएगा। ये 7 कलर के अंदर हम श्वेत प्रकाश की किरण को डिवाइड इसने प्रिज्म ने कर दिया। और इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कहां से वर्ण विक्षेपण हुआ, प्रिज्म से। तो हम क्या काम करते हैं, ये इसका एक प्रिज्म के अपवर्तनांक निकालने का एक फार्मूला होता है, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो इसमें a क्या चीज है, डेल्टा एम क्या है, और ये जो हमारे पास, इसको समझते हैं n क्या चीज है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, जिसमें मैंने अभी बताया कि ये एक नंबर होता है। जैसे कांच का अपना एक नंबर है, जिससे वो मटेरियल से, जिस मटेरियल से वो बनता है, तो हर मटेरियल का अपना जो है पारदर्शी माध्यम का एक अपना एक नंबर होता है। तो इस नंबर को हमें निकाल करके दिखाना होता है, ठीक है। और ए क्या है, प्रिज्म का कोण। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला ये जो सरफेस है, ये सरफेस और एक सरफेस ये है, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो कोण बना है इसको बोलते हैं हम ए। एक मैंने ये एस जैसा ये बनाया है, ठीक है ना, डेल्टा एम बोलते हैं इसको। ये एम का मतलब मिनिमम, तो अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम, ये इस तरह से जो है हमने बना करके ये ऐसे ऐसे बना दिया और ये ऐसे बना दिया। तो ये डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। ये क्या चीज है, आप देख सकते हैं कि जो श्वेत प्रकाश की किरण थी वो सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है, मगर सीधी नहीं जाएगी। जैसे मैंने कि प्रकाश के अपवर्तन में आपको समझाया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जब इधर तो हवा है, तो यहां तो प्रकाश सीधा जा रहा था, अब वो कांच के अंदर गया, तो कांच में जाने के बाद जो उसका ओरिजिनल जो रास्ता था, जो ओरिजिनल पाथ था, तो या मूल मार्ग था, तो वो मूल मार्ग ये था सीधा सीधा, तो उस मूल मार्ग से जो है वो विचलित हो गया। तो ये, और साथ साथ 7 कलर के अंदर और बढ़ गया। प्रिज्म ने क्या काम करा, उसे 7 कलर में और बांट दिया।
तो हमारे पास ये जो पहला वाला जो कलर है वो सबसे ऊपर होता है रेड कलर, जैसे मैंने दिखाया यहां पे। तो रेड कलर कितना मुड़ा उसके लिए हमने डेल्टा आर लगा दिया। ये विचलन कोण, विचलन का मतलब क्या हुआ, मुड़ना या डेविएशन। तो लाल रंग जो है वो कितना मुड़ा अपने मूल मार्ग से। इसी तरीके से आप सकते हैं कि ये जो हमारे पास वायलेट कलर है, ठीक है ना, बैंगनी कलर जो है हमारे पास, तो ये कितना मुड़ा, तो इसके लिए हम डेल्टा वी लगा देंगे। तो ये कोण हमने इस तरीके से लगा दिए। तो हमें फिलहाल जो है इस फार्मूले के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल निकाल करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स, हम जो है इस प्रिज्म के अपवर्तनांक के फार्मूले के ऊपर, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर जो है हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 3। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 3 है। तो इसमें क्या कह रखा है कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होता है, यहां भी लिख रखा है मैंने प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म कोण जो है इन्होंने ए हमें दे रखा है 60 डिग्री। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, 38 डिग्री है। तो अल्पतम डेल्टा एम, अल्पतम विचलन कोण जो है वो डेल्टा एम 38 डिग्री ये दे रखा है। क्या पूछ रहे हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मैंने बताया था आपको n, ये हमें निकाल करके दिखाना है। तो जो चीज निकालनी है उसके आगे हमने क्या काम करा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इन्होंने हमें कुछ वैल्यू दे रखी है, साइन 49 डिग्री, ये हमें गिवन है। ये आप जो है साइन 49 डिग्री की वैल्यू 0.75, ये वैल्यू गिवन है, यानी कि ये दे रखी है हमें। तो हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फार्मूला लगाते हैं यही वाला, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का, यहां लिख देंगे प्रिज्म के पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने क्या काम करा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और अपॉन में साइन a अपॉन 2। अब क्या काम करें, साइन ऐसे कैसे लिखा हमने, साइन और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, और डेल्टा m की वैल्यू कितनी दे रखी है 38 डिग्री, अपॉन में 2 अपॉन साइन a बाई 2, a बाई 2 का मतलब 60 डिग्री अपॉन 2। अब क्या काम करिए आप, 60 डिग्री में 38 डिग्री को जोड़िए, इज इक्वल टू साइन, ये 60 में जब 38 जोड़ेंगे तो 98 डिग्री अपॉन 2, तो ये हो गया। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बटे 2, ये ऐसा कैसे मैंने लिख दिया। अब क्या करिए, इधर आ जाओ। तो 98 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा साइन 49 डिग्री, है ना। 98 का आधा कितना हो गया, 49 डिग्री हो गया। तो ये पूरा सॉल्व करके हमने जो है साइन के साथ 49 डिग्री लिख दिया। और साइन 60 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करें, आप ये जानती हैं, मैंने बहुत बार भी वैल्यू लिख करके दिखा रखी है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है।
तो साइन 49 की वैल्यू जो है वो ये दे रखी है, साइन 49 डिग्री की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.75 अपॉन साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई, ठीक है, 1/2 आ गई। तो ये जो 0.75 है इसे तो ऐसे कैसे लिखा, अपॉन के अपॉन में क्या है, ये 2 है, तो 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 जो है वो ऐसे कैसे नीचे एक लिख दिया। अब क्या काम करें, 0.75 की आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.75 की हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 2 की जब 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 का 0 हाथ से लगाए और 2 सत्ते 14 और 1 15, तो 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव हमने यहाँ पर लगा दिया, तो 1.50 ये n की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। तो ये n क्या है, इसके आगे कोई मात्रक नहीं लगेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो अपवर्तनांक होता है ये एक नंबर होता है, तो नंबर के आगे जो है यहाँ पर हम प्योर नंबर है कि ये, तो इसमें हमें इसके आगे कोई मात्रक नहीं लगेगा, बस ये n की वैल्यू जो है 1.50। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकल करके आया वो आया 1.5। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी कई कई बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और हमारे अगर आपको मेथड पसंद आता है पढ़ाने का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और व्यूवर्स तो बढ़ ही रहे हैं, मगर क्या है कि आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर करिए, ठीक है दोस्तों।